हजारों साल पहले इस देश में कुछ धूर्त और कमीने किस्म के लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने कहा कि अगर हम धन कमाएंगे, जमीन जायदाद दौलत अपने बच्चों के लिए, हो सकता है कल को उनसे छीन जाए, वो खो दें, लुटा दें, खर्च कर दें, लेकिन कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी वो उनकी धन दौलत जायदादें, मान सम्मान, इज्जत वो बनी रहे। तो ये मनोवादी व्यवस्था उन्हीं अय्याश लोगों ने, जो चाहते थे अय्याशी उनकी कायम रहे और देश की धन दौलत के ऊपर उनका कब्जा कायम रहे, उन लोगों ने बनाई, सारे पद रखे और 95-99% लोगों को शिक्षा से और उनकी डेवलपमेंट जो होती है उस डेवलपमेंट को रोक दिया गया कि आपने इस जाति में जन्म लिया, आप यही जाति का काम करोगे। वो चली, लेकिन वो इतनी घटिया और इतनी गंदी व्यवस्था थी कि उससे हमारा देश कमजोर हो गया। और फिर इस देश में जो 2000 घोड़ों में बैठ के आ गया, 500 घोड़ों में बैठ के आ गया, वो पूरे देश को रोनता चला गया, सबसे कंगला देश बन गया। कभी कोई आविष्कार नहीं हुआ विज्ञान का हमारे देश में, मतलब सबसे दुनिया में लंबी गुलामी और सबसे घटियापन इस देश में आ गया। उसके बाद महात्मा बुद्ध का समय था, जब समता थी, आपने देखा तब अशोक और चंद्रगुप्त जैसा राज कायम हुआ और पूरे भारत, जिसको आज ये अखंड भारत बोलते हैं, वो अशोक और चंद्रगुप्त के समय में था। उसके बाद कभी कभी आंदोलन चले हमारे देश में, जैसे महाराष्ट्र में वारकरी आंदोलन चला, समता का आंदोलन चला कि सब बराबर हैं, बीच में किसी ब्राह्मण की जरूरत नहीं अगर ईश्वर से हमें बात करनी है तो। जब वो चला, समता आई महाराष्ट्र में, तो वहां शिवाजी जैसे लोग पैदा हुए, वो समाज शक्तिशाली हुआ तो वो इलाका भी शक्तिशाली हुआ। जब पंजाब में सिखिज्म चला और समता आई और पंज प्यारे, आपने देखा सारे के सारे जिनको ये लोग शूद्र बोलते हैं वो पंज प्यारे बने, तो उस समता की वजह से दोबारा से वहां पे उस समाज में ताकत पैदा हुई और महाराजा रणजीत सिंह 2000 साल बाद, नहीं तो काबुल से ही लोग आते थे इधर फतेह करने, महाराजा रणजीत सिंह तिब्बत और काबुल तक उसका राज फैल गया। उसके बाद ये बाबा साहब का संविधान आया है, जिससे थोड़ी बहुत इस देश में समता आनी शुरू हुई है। तो आज जो भारत ताकतवर बन रहा है, समृद्ध बन रहा है, तो ये बाबा साहब के संविधान की देन है, जिससे शक्ति भारतवर्ष में पैदा हो रही है। लेकिन वो मनवादी ताकतें जो अपने विशेष अधिकार को, अपने अय्याशी को चाहती हैं कि वो बनी रहे, तो वो इसकी लगातार विरोध कर रही है और वो करती रहेंगी। तो लड़ाई लंबी है। जिस तरह से मैं समझता हूं कि आप लोगों ने संविधान बचाओ संघर्ष समिति बनाई थी जब 13 पॉइंट रोस्टर आया, और इसी तरह से सामाजिक शक्तियों को एकजुट होकर के इसका मुकाबला करना होगा। हमारी कमजोरी सिर्फ एक है और वो ये है कि इन्होंने हमें जातियों में बांट दिया और अंधविश्वास कायम कर दिए, कहानियां गढ़ दी कि देखो एकलव्य कितना महान था, उसने अपना अंगूठा दे दिया, तुम भी अपने ऐसे अंगूठे कटवाते रहो। वो राजा हरिश्चंद्र कितना महान था, वो उसने ब्राह्मणों के कहने पे अपना राज दे दिया, तुम भी राजा हरिश्चंद्र बनो। और इस देश की जो सबसे पहली फिल्म बनी थी वो भी राजा हरिश्चंद्र उसका नाम था, और बनाने वाला कौन था? दादा फाल्के, जो कि चितपावन ब्राह्मण था। तो ये अंधविश्वास कायम करने के लिए कभी बाबा बागेश्वर भेज देंगे, कभी और बोल देंगे, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा महंग जी। लेकिन फिर से मैं बधाई देता हूं कि आप जैसे नौजवानों ने, इस देश में दो विचारधाराएं हैं। एक तो विचारधारा है कि चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का, और दूसरी विचारधारा है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। दो विचारधाराएं, एक अम्बेडकरवाद की विचारधारा है, दूसरी मनवाद की विचारधारा है। ब्राह्मणवाद शब्द का किसी को आपत्ति हो सकती है, कि मनवादी विचारधारा जो है वो है चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का वाले में। और अम्बेडकरवादी विचारधारा है जो सबके लिए समान विचारधारा की बात करती है, समता की बात करती है, समान हितों की बात करती है। लेकिन जैसे ही समता वाली बातें आई तो कैसे जो अलोकतांत्रिक लोग थे,
ऐसे लोग थे जो सामंतवादी विचारधारा के थे, जो चाहते थे कि चित भी मेरी पट भी मेरी हो। उनको लगने लगा कि ये समानता गलत है, क्योंकि वे असमानता के पुजारी हैं, वे विषमता के पुजारी हैं। तो पिछले दिनों एक टीवी डिबेट में मुझे बोलने का मौका मिला था। हमने एक कहानी सुनाई वहां पे कि हुआ है कि एक बार एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से जा रहा था, एक पुलिस वाले ने रोक लिया उसको, और रोक लिया, उससे कहा कि भाई सारा चेक किया कि तुम्हारा लाइट नहीं है, पोल्यूशन नहीं है, तुम्हारा ये नहीं है, वो नहीं है, सब कुछ देखा। फिर बाद में उसके पास सब कुछ था, हेडलाइट उसकी खराब थी। तो पुलिस वाले ने कहा कि हेडलाइट तुम्हारी खराब है तो फाइन भरो। उसने कहा कि अभी दिन है, मैं अभी कैसे हेडलाइट का फाइन भरूं। उसने कहा कि भाई, पुलिस वाले ने कहा कि तुम जा रहे हो, वहां से लौटोगे, रात हो जाएगी, रात में तुम्हारा हेडलाइट काम नहीं करेगा, तो क्या मैं फाइन भरने के लिए बैठा रहूंगा। तो एक ऐसे प्रत्याशा में कि जो होगा, रात में होगा, लाइट नहीं जलेगी तो अभी फाइन भर देंगे, तो उसी तरह से एक प्रत्याशा में कि इस वर्ग के साथ भी भेदभाव होता है, इस वर्ग के साथ भी ऐसा होगा, इसका दुरुपयोग होगा, ऐसे प्रत्याशा में इस पे स्टे दे दिया गया। और बहुत ही असंतोषजनक स्टे था, जिसकी वजह से आप सब लोग उद्वेलित हैं, आप सब लोग आंदोलित हैं। और ये कितनी शर्मनाक बात है कि समता स्थापित करने के लिए हम सब लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। समता एक मनुष्य की न्यूनतम जरूरत होती है। हर कोई चाहता है, अगर व्यक्ति है तो व्यक्ति के उसके सबके अधिकार हैं। जाति, धर्म और लिंग के नाम पे उसके अधिकारों की अवहेलना नहीं होनी चाहिए, जैसे कि आज विश्वविद्यालयों में होती है, हर जगह होती है। विश्वविद्यालय से चूंकि हम सब लोग जुड़े हैं, तो वहाँ हम लोग देखते हैं कि कैसे विवेक के नाम पे बेईमानियां होती हैं। आप देखिएगा, जहाँ भी विवेक पे निर्णय लेने की गुंजाइश जहाँ भी होती है, और निर्णय लेने वाला जातिवादी सवर्ण है, तो वह बेईमानी करता है। भोजपुरी में कहावत है कि मतलब भोथरो हंसुआ अपने तरफ खींचेला और अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपने को दे। तो जितने भी विवेक सम्मत निर्णय लिए गए हैं सवर्णों द्वारा, वे सब सवर्णों को लाभान्वित करने वाले हुए हैं। तो किस बात का निर्णय, किस बात का विवेक। और माननीय न्यायालय भी कई बार ये कहता है कि हम कोर्ट के ऐसे मामलों में इंटरफेयर नहीं करते, क्योंकि ये विजडम का मामला है। विजडम जब बेईमानी से भरा हुआ हो तो उस विजडम पे भरोसा नहीं किया सकता। विजडम को जस्टिफाई करने के लिए तर्क दिए जाने चाहते हैं। माननीय न्यायालयों के भी जो फैसले होते हैं उसमें तर्क दिए जाते हैं, लेकिन जो तथाकथित विश्वविद्यालयों में विजडम के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, नॉट फाउंड सुटेबल करना, अपने अनुकूल लोगों को एचओडी बना देना, अपने अनुकूल लोगों को डीन बना देना, कि ये हायर अथॉरिटी के विजडम का सवाल है, तो सारे विजडम बेईमानी से होते हैं। और एक लोकतांत्रिक समाज में उस तरह की बेईमानी की अपेक्षा बहुत ही शर्मनाक होती है, बहुत घातक होती है। तो हम सब लोग बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं। आप सब लोग जानते हैं कि बाबा साहब ने जो अपमान झेला था, जब उनको भारतीय संविधान में उसको बनाने की बात आई, तो उन्होंने सबके लिए सम्मान की बात की। उनके लिए भी अपमान नहीं लिखा जिन्होंने, जिस वर्ग ने उनको अपमानित किया था, उसके लिए भी सम्मान की उपस्थिति भारतीय संविधान में हुई। तो हम सब लोग सबके लिए सम्मान की बात करते हैं। ये समता की बात सबके लिए है, न कि सिर्फ खास वर्ग के लिए है। लेकिन जिनकी सोच सामंती है, जिनकी आदत में, कुछ लोग कहते हैं ना कि भारत में जो डेमोक्रेसी वो पैराशूट के बल पे आई है, समाज डेमोक्रेटिक नहीं है, समाज का मूल स्वभाव डेमोक्रेटिक नहीं है, वह थोपा गया है। तो यह जो पैराशूट वाली डेमोक्रेटिक के कुछ लोग, सामंतवादी लोग जो सोचते हैं, उसको दूर करने के लिए ही हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। और यह स्वतः स्फूर्त आंदोलन है समता संघर्ष समिति का। इसका कोई पद नहीं है, इसका कोई पदाधिकारी नहीं है, इसका कोई ऑफिस नहीं है, लेकिन देश भर में समता स्थापित करने वाले जितने भी संगठन चल रहे हैं, सबके साथ कोऑर्डिनेट करना, सबके साथ साझेदारी करना इस समिति का उद्देश्य है। 13 जनवरी को जो 2026 को जो आया एक्ट, ये थोड़ी सी उम्मीद जगी कि शायद इस अलोकतांत्रिक माहौल में कुछ समता की बात जग रही है। और यह उम्मीद इसलिए जगी कि माननीय इंदिरा जयसिंह जी के कई वर्षों के लगातार प्रयास से सुप्रीम कोर्ट और नेशनल टास्क फोर्स और यूजीसी की कमेटी ने एक्ट बनाने के लिए वो तैयार हुई थी। लेकिन उसके बाद आप देखिएगा, मैं देख रहा हूं कि एक समय में ज्यादा पुरानी बात नहीं है, एक 13 पॉइंट रोस्टर का मामला आया था, और हमारे कुछ साथी और खासतौर पर रतन लाल जी आज पीछे बैठे हुए हैं, और हम सब ने मिलकर के, और ये सारी टीम भी थी, एक आंदोलन चलाया था। अनिल जी ने जिक्र किया SC/ST एक्ट के, जब उसको दबाया गया और उसके खिलाफ जो आंदोलन चला, उसका ऐसे 13 पॉइंट का एक आंदोलन चला। संविधान बचाओ संघर्ष समिति बनी और भारत बंद का ऐलान हुआ।
भारत बंद उत्तर भारत में आंशिक रूप से मैं कहूंगा काफी सफल रहा, ईस्ट यूपी में, बिहार में। और ये सरकार जो मोदी अपने आप को बहुत चौड़ी छाती और पता नहीं जिद्दी मानता है, उसको झुकना पड़ा। और मुझे पूरा यकीन है कि यूजीसी की गाइडलाइंस में थोड़ा बहुत इफ और बट लगा करके ये गाइडलाइंस भी कोर्ट के द्वारा अल्टीमेटली स्वीकार कर दी जाएंगी। लेकिन एक बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि ये हजारों साल पुरानी लड़ाई है, ये कोई आज यूजीसी से शुरू नहीं हुई।